जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। इससे पहले जो आपका 7 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन का है, जो कि यह गुरु रहमान सर का बुक है। तो हम लोग इसी से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। यह 2022 का नया प्रैक्टिस सेट है। ठीक, इसमें जो टोटल प्रश्नों की हम लोग बात करें तो 2013 से लेकर जो 2021 तक जो भी आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल के बेसिस पर एग्जाम हुआ है, सभी का प्रश्न इसमें आपको मिक्सित कर दिया गया है। तो ये जो बुक है इसका मॉडल सेट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप लोग लगा ही रहे हैं इसका सेट, तो आपको पता होगा कि इसमें प्रश्न का जो लेवल है वो कैसा है। तो इसमें लेवल की बात करें तो इसमें अच्छा खासा लेवल है प्रश्न का। आप लोग इसका सेट लगाइए और यह जो बेहतर आपका जो एग्ज़ाम के लिए साबित हो सकता है। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो 8 है। यहाँ से हिंदी और अंग्रेजी और फिर इसके बाद यहाँ पर सामाजिक अध्ययन का प्रश्न है। इसको आपको पार्ट वाइज करके दिया गया है। ठीक, चलिए हम लोग इसको हिंदी से यानी कि प्रश्न संख्या 1 से हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और प्रश्न हम लोग का है कि किस व्यंजन के उच्चारण में जीभ तालु से नहीं टकराती है। तो जीभ जो है हम लोग का तालु से नहीं टकराती है। जब हम लोग घ का उच्चारण करेंगे तो आप लोग इसको ट्राई भी कर सकते हैं। यदि आप घ बोलेंगे तो जो आपका जीभ है वो तालु से बिल्कुल नहीं टच करेगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 2 नंबर है कि सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। इसमें से कौन सा जो है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। ठीक, इस वाक्य ये जो बड़ा वाक्य दिया गया है तो इसमें कौन सा जो सर्वनाम है। तो हालांकि इसमें जो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ठीक, चलिए तीसरा जो प्रश्न हम लोग का है कि किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगाया गया है। यहाँ पर कि अनु उपसर्ग है जो नहीं लगाया गया है। अनुति है, फिर अन्वेषणा है, अनंत है और अनुज्ञा है। तो इसमें जो अनु का उपसर्ग नहीं लगाया गया है यह अनंत में नहीं लगाया गया है। ठीक, चलिए और इसमें आप लोग को साथ ही साथ अपना जो है इसमें आप लोग प्रैक्टिस सेट भी लगाते चलिएगा कि इसमें आप कितना प्रश्न जो है इसका आप लोग सही आंसर कर पाए। क्योंकि आपका जो इसमें आपको प्रैक्टिस सेट यदि लगाते हैं तो आपका स्कोर भी पता चल जाएगा कि आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम में लगभग आपको 1.5 महीने का समय बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप लोग इसको सेट प्रैक्टिस से आप लोग इसको जो स्कोर अपना सुधार सकते हैं। ठीक, यहाँ से प्रश्न हम लोग का चौथा नंबर है कि प्रयुक्त, यहाँ पर प्रत्युपकार में कौन सा संधि है। तो इसमें इसमें जो संधि है आपका यण संधि है। कौन सा संधि है, इसमें आपका यण संधि का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि आ बैल मुझे मारा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, यानी कि इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो आ बैल मुझे मार, जानबूझकर आफत मोल लेना, जानबूझकर आफत मोल लेना इस मुहावरे का सही अर्थ हुआ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पर इसमें से अभिषेक जो लिखा गया है, कौन सा अभिषेक इसमें से प्रोनाउंसिएशन के आधार पर सही है। तो ऑप्शन ए वाला जो अभिषेक है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का कि किस क्रमांक का शब्द, यहाँ पर किस क्रमांक का जो शब्द है सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, यहाँ पर सर्प जो होता है जिसको सांप कहते हैं तो उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। यहाँ पर कुरंग है, ब्याल है, पनाग है और अही है। तो इसमें हम लोग को नहीं खोजना है। तो देखिए कुरंग जो होता है यह सांप का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक, सांप का पर्यायवाची शब्द में आपका भुजंग आता है, ब्याला आता है, नाग आता है, विषधर आता है, उरग आता है इत्यादि आते हैं, लेकिन ये कुरंग नहीं आता है। ठीक, चलिए अगला जो 8वां प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर है कि उपेक्षा का सही विलोम बताना है। ये आपको हिंदी का अंतिम प्रश्न है 8वें नंबर कि उपेक्षा का आपको सही विलोम क्या होगा। तो इसका सही विलोम होता है समान। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का हिंदी का प्रश्न है, तो हम लोग इसको हिंदी को भी कंप्लीट करते चल रहे हैं। इसमें कह रहा है कि वन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस स्पीक आउट द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर कन्वर्ट इन नेगेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जैसे कि इसको असर्टिव में दिया गया है, देखिए वी वेस्टेड योर टाइम, इसको असर्टिव से आपको नेगेटिव सेंटेंस में आपको चेंज करना है। तो इसको आप लोग चेंज करिएगा। तो यह आपको दिया गया है अभी असर्टिव में, इसको हम लोग चेंज करेंगे नेगेटिव में, तब प्लस होगा, ये होगा आपका सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और उसके
बाद V1 और प्लस यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है इसमें आपका सही है कि यू डिड नॉट वेस्ट योर टाइम। आपका जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि सिलेक्ट द एंटोनिम फॉर, यहाँ पर हुर्रा। यहाँ हीरो का मतलब यहाँ पर क्या होता है, शीघ्रता करना या जल्दीबाजी करना। हुर्रा मतलब शीघ्रता करना या जल्दीबाजी करने, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, एंटोनिम मतलब विलोम होता है, तो इसका विलोम जो होगा क्या होगा, यहाँ पर हम लोग का इसका जो विलोम करेंगे तो यह होगा हम लोग का एम्बले। क्या होगा, एम्बले या एम्बलेट होता है, तो इसका मतलब होगा आपका जो टालना होता है, इसका मतलब क्या होता है, टालना। ये आपको जल्दी करेगा तो इसका जो उल्टा होगा वो टालना होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न यहाँ से 11 नंबर है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ फॉल्स। फॉल्स का सिनोनिम यानी कि फॉल्स का समानार्थी शब्द क्या होगा जी, तो फॉल्स का समानार्थी शब्द हो गया यहाँ पर इनकरेक्ट। ठीक, फॉल्स मतलब गलत और इनकरेक्ट मतलब भी गलत। चलिए 12 नंबर जो प्रश्न आप देख रहे हैं, तो इसमें आपको इस सेंटेंस में आपको मिस्टेक खोजना है कि कहाँ पर मिस्टेक किया गया है। तो हालांकि यहाँ पर आप इस जो 12 नंबर प्रश्न में कि दिस इज नॉट द सेंस विच यहाँ पर कॉन्केंस अस हेयर, इसमें आपको कोई भी त्रुटि देखने को नहीं मिला है, तो आप लोग इसको ऑप्शन डी कर लीजिएगा। इस 12 में जो है कोई त्रुटि नहीं है, यह जो वाक्य है बिल्कुल सही है। चलिए अगला जो 13 नंबर प्रश्न है कि चूज द ऑप्शन डेट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग या इडम्स एंड फ्रेजेस। मुहावरे का सही अर्थ बताना, जैसे कि एबव वर्ड, तो एबव वर्ड का यहाँ पर सही जो अर्थ होगा क्या होगा, होनेस्टली होगा। क्या हो जाएगा, होनेस्टली। राइट आंसर सी कर लीजिए। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रोपोजिशन, इसमें से सही प्रोपोजिशन का प्रयोग करना है कि ही इज अ सेल्यूर, यहाँ पर ही इज सेल्यूर डॉट हिज फैमिली, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा कि ही इज अ सेल्यूर ऑन हिज फैमिली। राइट आंसर आप लोग ऑन कर लीजिएगा। और अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोटिव, यहाँ पर प्रेट वर्ड, यहाँ पर हम लोग का प्रेट वर्ड खोजना है। जो देखिए यहाँ पर डॉट 6 टेबल इन द रूम, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कि देयर आर 6 टेबल्स इन द रूम। राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देयर आर का प्रयोग होगा। और यहाँ से हम लोग का 16 नंबर जो प्रश्न है ये आपको सामाजिक अध्ययन से आपका प्रश्न शुरू हो गया और कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद किस वर्ष में धर्म के शिकागो सांसद को संबोधित किया। यहाँ पर धर्म के शिकागो सांसद को संबोधित स्वामी विवेकानंद के द्वारा कब किया गया, तो यह किया गया था 1893 ईस्वी में। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि स्वतंत्रता सेनानी अरविंद घोष की, यहाँ पर अरविंद घोष का जो अलीपुर बम मामलों में किसने बचाव किया था, यहाँ पर किसने बचाव किया था अरविंद घोष का, तो बचाव किया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि वर्ष 1972 में बनारसी में संस्कृत कॉलेज किया, यहाँ पर संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की, तो जो इसका जो स्थापना है वह किया गया था आपको जोनाथन डंकन के द्वारा, जो है 1792 में बनारस में संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया गया। अगला जो प्रश्न है कि शुद्ध वैता, यहाँ पर शुद्ध वैता का दर्शन शास्त्र है, तो शुद्ध जो वैता है शुद्ध द्वैता होता है। ठीक, तो इसका जो दर्शन शास्त्र है बल्लभ का। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी थी। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 21 नंबर है कि किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है, तो न्यायालय द्वारा यहाँ पर आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। ठीक, फिर प्रश्न देख लीजिए फिर से कि किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामलों में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि नियाग्रा जलप्रपात है, तो नियाग्रा जो जलप्रपात है यह आपको यूएसए में है। कहाँ पर है,
यूएसए में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 23 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो यह चुनौती आपको 323 के ए के तहत दी जा सकती है। अगला पॉइंट हम लोग का है कि निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? तो बहुल कार्यपालिका का उदाहरण इसमें से आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा। प्रश्न है कि क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? तो स्विट्जरलैंड होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के संविधान में शामिल राज्य, यहाँ पर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो यह जो देखिए हमारे संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है यह लिया गया है आपको आयरलैंड के संविधान से। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि पेशाव प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशाव के काल में समाप्त की गई थी? तो यह जो समाप्त किया गया था बाजीराव द्वितीय का जो है शासनकाल, यानी कि उसके जो है काल में इसको समाप्त किया गया था। ठीक, प्रश्न की पेशाव प्रथा जो है ब्रिटिश द्वारा किस पेशाव के काल में? तो यहाँ पर बाजीराव द्वितीय के काल में समाप्त की गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य है कि उस राज्य पर शासन है। तो देखिए राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य है कि उस राज्य पर जो है राज्य के राज्यपाल का जो है शासन होता है। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का 28 नंबर है कि पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो जो पाकिस्तान नाम है ये आपको चौधरी रहमत अली के द्वारा गढ़ा गया था। राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 29 नंबर है कि किस चार्टर एक्ट से, यहाँ पर किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? तो यह एकाधिकार जो समाप्त हुआ चार्टर एक्ट 1833 से समाप्त हुआ। अगला प्रश्न हम लोग का है कि परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्ताव किया था? तो सबसे पहले यह प्रस्ताव किया गया था नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंतर्गत जो है परिसंघ बनाने का विचार दिया गया था। अगला जो प्रश्न है कि बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं? तो बाल्टिक सागर के जो बंदरगाह है व्यापार के लिए सर्दियों में भी खुले रहने का यहाँ पर आपका कारण है, देख लीजिए यहाँ से आपका ऑप्शन दिया गया है। क्या क्या ऑप्शन में है देखिए, इसमें ऑप्शन दिया गया है तो इसमें खुले रहने का जो मुख्य कारण है कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती है, इसलिए वो सर्दियों के दिनों में भी खुला रहता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रमुख से दक्षिण पश्चिम एशियाई तैल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह जो तैल क्षेत्र है आपको फरास की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में स्थित है। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके भीतरी बृहस्पति का गैलीनियम उपग्रह नहीं है? यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसके भीतरी पृथ्वी जो बृहस्पति का गैलीनियन उपग्रह नहीं है। ठीक, तो इसमें देखा जाए तो डीमोस जो है यह बृहस्पति का गैलीनियन उपग्रह नहीं है। यह किसका है? तो डाइमोस जो होता है आपका डीमोस या डाइमोस यह आपका मंगल का होता है। फोबोस और जो डाइमोस होता है ये मंगल का होता है। चलिए अगला जो 34 नंबर प्रश्न है कि खगोल भौतिकी में ब्रह्म अंतरिक्ष में जो परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है? तो देखिए उसको जो नाम दिया गया है वो आपको वाइट होल नाम दिया गया है। जहाँ से आपको ये क्या बोलते हैं तारे और ऊर्जा निकलती है उसको वाइट होल नाम दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 35 नंबर है कि भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद
पहला संशोधन कब हुआ था? देखिए जो भारतीय हम लोग संविधान अपनाए थे तो पहला जो संशोधन इसमें किया गया था वह 1951 में 1951 में 18 जून 1951 में यहाँ पर संशोधन किया गया। इसमें आपको जोड़ा गया था, क्या जोड़ा गया था? इसमें आपको 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था जिसमें आपका प्रमुख उद्देश्य था कि मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से संपत्ति के अधिकार और कानून समक्ष समता का अधिकार तथा भाषा और स्वतंत्रता के जो अधिकार है इसमें जोड़ा गया था। ठीक, और यह कब जोड़ा गया था? तो संविधान जो है 9वीं अनुसूची इसको बनाया गया था इन सबों के लिए। अगला जो प्रश्न है कि जिस भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता उस टीम का कप्तान कौन था? तो उस टीम का कप्तान था आपको जयपाल सिंह। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि ब्रह्मांड सुंदरी जिसको यहाँ पर मिस वर्ल्ड पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन रही है? तो प्रथम भारतीय महिला जो विजेता रही है वो आपको सुष्मिता सेन रही है। उसको जो है 1994 में ये जो 1994 में उन्होंने जो है मिस इंडिया का खिताब जीता था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए जो है जी शंकर कुरूप जो थे वह प्रथम विजेता रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 39 नंबर प्रश्न है कि सलमान रुश्दी की निम्नलिखित रचनाओं में से प्रथम रचना कौन सी है? तो सलमान रुश्दी की प्रथम रचना जो है वह आपका मिडनाइट जो चिल्ड्रन है उनकी प्रथम रचना है। यह आपको 1981 में प्रकाशित की गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 40 नंबर है कि वह एकमात्र देश कौन सा है जिसने डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? ठीक, कौन सा एक देश है जिस पर डाक टिकट पर उसका खुद का नाम नहीं है? तो यहाँ पर यूएसए है, यूके है, जापान है, पाकिस्तान है। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर यूके जो है जिसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं वह एकमात्र ऐसा देश है जिसके डाक टिकटों पर जारी करने वाले देश का नाम अंकित नहीं होता है। ठीक, और यह इसलिए होता है कि यूनाइटेड किंगडम जो है विश्व में डाक टिकट जारी करने वाला प्रथम देश है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? इसमें आपका विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आंतरिक श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन किसका जो है जिनेवा में नहीं है? तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका जिनेवा में नहीं है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि प्रत्येक वर्ष के किस कैलेंडर माह में प्रत्येक जो है 4 तारीख अर्थात 1 से 4 तारीख तक जो है विशिष्ट प्रयोजन से विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो इसमें आपको देखिए प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा ऐसा महीना है जिसमें आपको 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक जो है विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? जून में या फिर जुलाई में या फिर सितंबर में या फिर अक्टूबर में? तो यह जो मनाया जाता है यह आपको अक्टूबर में मनाया जाता है। ठीक, पहले समझ लीजिए 1 अक्टूबर को जो है विश्व शाकाहारी दिवस या फिर बुजुर्ग दिवस जो मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और जो है 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको जो लगातार 4 दिन दिवस ये आपको अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। यही आपसे प्रश्न पूछा था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 43 नंबर है। इसमें आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गलत जोड़ा कि यहाँ पर किसका जो है गलत जोड़ा बनाया गया? जैसे एक तरफ नृत्य दिया गया, एक तरफ राज दिया गया है। तो केरल में जो आपका करगम, गुजरात में गरबा, उत्तर प्रदेश में नौटंकी और पश्चिम बंगाल में यहाँ पर जटन दिया गया है। जाटिन यहाँ से है, पश्चिम बंगाल में जाटन दिया गया है। तो कौन सा इसमें आपका गलत है आपको खोजना है? तो देखा जाए तो इसमें हम लोग का गलत है कि देखिए जो केरल है ये करगम, ये केरल से करगम ये गलत है। बाकी जो 3 है आपका सही है। जो करगम है ये आपको तमिलनाडु का एक प्राचीन लोक नृत्य है और जिसमें
जो प्रदर्शन है वो बारिश की देवी मरियमन की प्रशंसा करते हैं। ठीक, इसमें आपका जो बारिश की देवी मरियमन की प्रशंसा करते हैं, ये आपको करगम जो है आपको कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि फेसबुक के संस्थापक हैं, तो फेसबुक के संस्थापक आपको कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर आपके मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक की स्थापना कब हुआ था? तो 2004 में हुआ था। फेसबुक के जो है 2004 में उसका स्थापना हुआ था, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा किया गया था। और कुछ उनके साथियों भी इनके इसमें आपको आता है कि कुछ उनके साथियों भी थे इसके साथ जो कि सहयोग किए थे। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि सुशी निम्नलिखित में से किस देश का प्रसिद्ध व्यंजन है? सुशी जो है यह है आपका जापान का एक प्रसिद्ध व्यंजन है, जो कि यह चावल से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? संवैधानिक स्थिति यहाँ से वित्त आयोग को, राष्ट्रीय विकास परिषद को, चुनाव आयोग को या फिर योजना आयोग को। तो यहाँ पर कह रहा है कि संवैधानिक स्थिति प्राप्त है, तो इसमें आपका देखिए वित्त आयोग और चुनाव आयोग, इन दोनों को जो संवैधानिक स्थिति प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन ए और सी इसमें राइट होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 47 नंबर है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो स्थापित किया गया था वह आपको जो है नियंत्रण बोर्ड। ठीक, क्या है यहाँ पर? नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया था। यह पिट्स इंडिया एक्ट है, ये कब पारित किया गया था? तो यह आपको 1784 ईस्वी में पारित किया गया था। चलिए अगला जो प्रश्न है कि किसका जो है प्रथम उपदेश जो है प्रथम धर्मोपदेश धर्म चक्र परिवर्तन या सूत्र परिवर्तन कहलाता है? तो यहाँ देखिए गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है वह आपको धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। आपको याद रखना है, राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 49 नंबर है कि कौन सा प्राचीन स्थल है कि शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? मृतकों का टीला, देखिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। और देखिए जो मोहनजोदड़ो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधी प्रांत के लड़काना जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। और इस स्थल का जो सर्वप्रथम उत्खनन जो किया गया था वह रखलाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, और ये 1922 में किया गया था। ठीक, तो यह सभी जो फैक्ट था मोहनजोदड़ो से संबंधित था। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि गुरु गोविंद सिंह से संबंध महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल शख्स श्री हरमिंदर सिंह, यहाँ पर हरमिंदर जी स्थित है। तो हरमिंदर जी जो स्थित है यह आपको पटना में स्थित है। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग बात करते हैं जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह हैं, तो उनका जन्म 26 दिसंबर 1666 में हुआ था। और वर्तमान में इस स्थान पर जो है आपको 109 फीट ऊंचा और 7 मंजिला भवन निर्मित किया गया है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि जोजिला पास किस राज्य में स्थित है? यानी कि जोजिला जो दर्रा है ये किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। इसमें आपको जो है यह जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के संविधान में संघीय जो शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो संघीय शब्द का प्रयोग यह हुआ है आपका संविधान में कहीं नहीं। ठीक, इसमें आपको याद रखना है कि जो संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है संविधान में कहीं नहीं हुआ है। हालांकि देखिए भारत में जो है संविधान में कहीं नहीं ये संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यद्यपि संविधान की संरचना और परिसंधात्मक है, किंतु प्रारूप समिति ने संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया। ठीक, चलिए यहाँ पर क्या कहा गया कि संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया? यहाँ पर आपसे प्रश्न है कि यह कौन से ऐसे प्रधानमंत्री जिनको पहले जो है भारत रत्न दिया गया है? तो देखिए भारत रत्न इसमें से जो दिया गया है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया है। कब दिया गया है? तो उनको
1955 में दिया गया था। ठीक, फिर यहाँ से हम लोग का लाल बहादुर शास्त्री भी हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया था। यहाँ पर क्या दिया गया था? भारत रत्न। फिर यहाँ से हम लोग का अटल बिहारी वाजपेयी है, और फिर यहाँ से हम लोग का इंदिरा गांधी है, तो इंदिरा गांधी को भी दिया गया था 1971 में, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं दिया गया था, यानी कि उनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। ठीक, देखिए दल बदल से जो संबंधित की बात आ जाए तो आपका जो 52वां संविधान संशोधन है जो कि 1985 में हुआ था, इसमें आपको दल बदल का जो है कानून प्रदान किया गया था कि आप जो है जो देखिए इसमें कि कोई जो सांसद है, सदस्य या विधानसभा का जो दल है वो बदल सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तो राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारे का निर्धारण करती है वो चौथी अनुसूची करती है। राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न यहाँ से 56 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा जो संस्थान है यह आपको अवस्थित है ग्वालियर में। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र का भूमिका बिहार प्रांत के निर्माण की मांग को प्रस्तुत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ था। तो बिहार टाइम्स का जो यहाँ पर पूछा गया कि प्रकाशन कब आरंभ हुआ था, तो उसका प्रकाशन 1894 में आरंभ हुआ था। आपको याद रखना है, राइट आंसर ए कर लीजिए। चलिए अगला जो यहाँ से 58 नंबर प्रश्न है कि बिहार के इन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम आपको बताना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग का सही कार्यक्रम में आपको 4 दिए गए हैं, तो इसमें हम लोग का ऑप्शन के अनुसार इसमें सही टिक करना है। तो इसमें देखिए इसमें सही जो होगा आपका ऑप्शन बी सही होगा कि पहले जो श्री कृष्ण सिंह थे, उसके बाद दीप नारायण सिंह, इसके बाद विनोद झा और कृष्ण बल्लभ सहाय थे, और उसके बाद है महामाया प्रसाद। तो इसमें हम लोग कालक्रम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो श्री कृष्ण जी थे इनका शासन जो था आपका 1946 से लेकर 1961 तक था, जो प्रथम मुख्यमंत्री थे। और फिर उसके बाद आता है आपका दीप नारायण सिंह। तो दीप नारायण सिंह का जो कार्यकाल था वो 1961 से लेकर 1961 तक, यानी कि उनका जो 1 फरवरी से 18 फरवरी तक, ये 18 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे जो दीप नारायण सिंह थे। फिर यहाँ से हम लोग का विनोद झा है, तो विनोद झा का जो शासनकाल है वो 18 फरवरी से लेकर 18 फरवरी 1961 से लेकर वो 63 तक रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर कृष्ण बल्लभ सहाय का आता है, तो कृष्ण बल्लभ सहाय का जो कार्यकाल रहता है 1963 से लेकर 67 तक रहता है। और उसके बाद महामाया का शासनकाल आता है जो कि ये मुख्यमंत्री के पद पर रहती है। तो इनका जो शासनकाल रहता है ये 1967 से 68 तक, यानी कि 1 साल ये भी रहती है। तो ये दीप नारायण जो थे इसमें आपको 18 दिन के लिए थे, बाकी सब जो 2 साल 3 साल के लिए बने थे। ठीक, चलिए अगला हम लोग का ये तो प्रश्न हो गया। और यहाँ से हम लोग का 59 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि बिहार के यहाँ पर बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना यहाँ पर स्थापना वर्ष को सही सुमिलित करना है। चलिए इसको हम लोग सही सुमिलित कर लेते हैं। यहाँ से आपको कुट भाषा में भी देना है, तो पहले हम लोग इसको सुमिलित कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग इसको कुट भाषा में देंगे कि बिहार राज्य पुस्तकालय संघ। बिहार राज्य पुस्तकालय संघ का जो स्थापना है ये 1900 ये कब हुआ था 1936 में हुआ। यहाँ से हम लोग का एक और यहाँ पर कट रहा है शायद 1900। देखिए जो बिहार राज्य पुस्तकालय संघ का स्थापना 1936 में हुआ था, और फिर यहाँ से 5 दे दिया गया। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि इसमें 5 कर दिया गया है। फिर यहाँ से काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट का पटना, इसका जो स्थापना है ये 1950 में किया गया था। ठीक, तो बी का आपको लोग सी कर लीजिएगा। और मिथिला सांस्कृतिक विद्यापीठ दरभंगा, तो इसकी जो स्थापना है ये 1951 में किया गया था। फिर यहाँ से हम लोग का बिहार उर्दू अकादमी है, तो बिहार उर्दू अकादमी जो है
इसका 1955 में स्थापना किया गया था। और बच गया यहाँ से हम लोग का 4 ही है। यहाँ से बिहार पुस्तकालय जो है यहाँ पर 1955 में ये नहीं था। यहाँ पर काला भवन और का जो निर्माण है पूर्णिया में है, उसका 1955 में किया गया था। आपको याद रखना है, इसमें जो है 1955 नहीं होगा, कितना होना चाहिए 1900, यहाँ पर आपका 36 होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का, इसमें कुट भाषा में भी हम लोग को देना है, तो इसमें आप लोग कुट भाषा में 2 वाला कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ से 1 2 यहाँ लिखा गया, फिर यहाँ से 1 इसमें, हाँ ठीक है, यहाँ से मिट गया है, तो इसमें आप लोग 2 वाला कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार राज्य में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई। तो देखिए यहाँ पर बिहार राज्य में जो पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना किया गया है, यह आपको उपयुक्त सभी में किया गया। देखिए जो नालंदा है, तो नालंदा की स्थापना जो 1917 में किया गया था। और फिर यहाँ से हम लोग का वैशाली है। ठीक, तो वैशाली में भी आपका ये जो वैशाली वाला निर्माण कब किया गया था, वैशाली वाला जो निर्माण है आपका 1945 में किया गया था। और जो बोध गया में निर्माण किया गया था, तो बोध गया में इसका निर्माण 1956 में किया गया था। ये जो है संग्रहालय का स्थापना पूछा गया है, ये स्थापना या फिर इसका निर्माण बोले तो यही किया गया था। नालंदा 1917 में, और यहाँ पर जो वैशाली है 1945 में, और बोध गया 1956 में। चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का 61 नंबर प्रश्न है, तो यह समान विज्ञान का प्रश्न है। कह रहा है कि किसी कार को 10 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड का वेग देने के लिए आवश्यक बल ज्ञात करें। यदि कार का वजन कार का जो वजन है वो 1500 किलोग्राम है, तो इसमें आपको कितना न्यूटन का बल देना होगा, तो इसमें जो है आपका 4500 न्यूटन का बल देना होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो दूसरा है कि 2 वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल 100 न्यूटन है, दोनों के मध्य दूरी को कितना गुना बढ़ाया जाए कि वह बल जो है 50 N हो जाए। तो यह जो दूरी बढ़ाना है आपको, यह √2 गुना बढ़ाना है, तब इसका जो बल होगा वो 50 न्यूटन हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न देखा जाए कि जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, वह राशि जो नियत रहती है क्या है। यानी कि जब एक ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसमें जो नियत रहता है वो क्या होता है, तो आवृत्ति इसमें जो है नियत रहता है। बाकी जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, तो जो आवृत्ति वो नियत रहेगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि गैसों को सुगमता से द्रवीभूत किया जा सकता है, कैसे। तो यह द्रवीभूत किया जा सकता है, आपको दाब बढ़ाकर तापक्रम घटाकर उसको सुगमता से जो है यानी कि आसानी से द्रवीभूत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि एक तत्व के परमाणु के m सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा। तो उस तत्व का परमाणु संख्या 12 होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सोडियम इथाऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। यहाँ पर सोडियम इथाऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बताना है, तो क्या होता है C2H5ONA होता है, जो ये सोडियम इथाऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें आपको ब्यूटेन की संरचना सूत्र बताना है। ब्यूटेन का संरचना सूत्र कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन ए वाला ही होगा। ठीक, इसमें ब्यूटेन का संरचना सूत्र है। चलिए इसका सूत्र क्या होता है, C4 और H10 होता है। अगला जो 67 यहाँ से 68 नंबर हम लोग का प्रश्न है, ये आपको मैथ का प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको जो है इसमें आपको कह रहे कि 14fx बराबर है 14x³ माइनस 5x² प्लस 9x माइनस 1 में g यहाँ पर gx बराबर 2x माइनस 1 से भाग देने पर क्या भागफल प्राप्त होगा। तो इसमें भागफल जो प्राप्त होगा वो आपका 7x² प्लस x प्लस 5, यानी कि ऑप्शन ए इसमें राइट है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है, तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा। तो इसमें त्वरण का मान आपको g/6 होगा। अगला प्रश्न है कि पौधों के
पर्णहरित में कौन सी यहाँ पर द्विसंयोजक धातु उपस्थित होती है? तो द्विसंयोजक जो धातु उपस्थित होती है वह आपको मैग्नीशियम उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व X के एकल परमाणु की मात्रा 2.65 गुना 10⁻⁻23 ग्राम है, वह कौन सा तत्व है? तो उस तत्व का नाम बताना है। वह तत्व आपका ऑक्सीजन है, जो कि परमाणु मात्रा है यहाँ पर 2.65 गुना 10⁻⁻13 ग्राम है। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच कोशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निम्नलिखित में से उसमें से पानी जो है निम्नलिखित में किस में उठेगा? ठीक, पानी किस में उठेगा? तो पानी जो है आपका केवल कांच की कोशिका में उठेगा। फिर से हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच कोशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निम्नलिखित में जो है किस में उठेगा? तो पानी जो है केवल कांच कोशिका में उठेगा। चलिए अगला जो 73 नंबर प्रश्न है कि धातु के एक टुकड़े का अपेक्षित घनत्व 7.8 है, तो एसआई मात्रक में इसका घनत्व क्या होगा? तो एसआई में इसका जो घनत्व होगा वह घनत्व होगा आपका 7800 किलोग्राम प्रति घन मीटर होगा। ठीक, ऑप्शन जो इसमें आपका बी राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। सो यहाँ पर इसमें क्या 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक, इसमें आपको दशमलव हटाकर यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये आपका 7800 किलो प्रति घन मीटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव। आपको ज्ञात करना है इसमें से कौन सा सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। तो यहाँ पर जो है माइक्रोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। अगला प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्ट किससे यहाँ पर की जाती है? वर्मी कंपोस्ट जो है किससे की जाती है? तो यह आपको कृमि से किया जाता है। जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो कृमि से किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 76 नंबर प्रश्न है कि परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर परवलयिक जो दर्पणों का प्रयोग है यह किया जाता है कार के हेडलाइटों में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि तो इसका जो देखिए इसका जो आपका तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे लंबा होता है लाल कलर का, तो इसलिए आपको ये सिग्नलों में प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 78 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन परमाणु के बोर मॉडल जो कि बोर मॉडल का शुद्धता प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो इसमें आपको 4 दिया गया है कौन सा जो बोर मॉडल को शुद्धता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इसमें देखिए इसमें जो हम लोग का राइट आंसर होगा कि इसमें आपका 3 और 4 यानी कि ऑप्शन ए और ये जो है आपका बोर मॉडल को जो प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसमें आपका जो है 1 और 2 जो करता है लेकिन ये दोनों नहीं करते हैं। ठीक, तो इसमें आपको कुट भाषा में देना है, ऑप्शन सी इसमें कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विद्युत इंसुलेशन को तैयार करने के लिए एल्यूमिनो सिलिकेट खनिज का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। तो यह व्यापक रूप से आपको अवरख में किया जाता है। ठीक, एल्यूमिनो सिलिकेट का जो खनिज का प्रयोग है व्यापक रूप से आपको अवरख में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का वह स्रोत कौन सा है जिसका नवीकरण किया जा सकता है। तो जिसका नवीकरण किया जा सकता है भूतापीय विद्युत का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से वह अम्ल कौन सा है जो आमाशय भित्ति में ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता रहता है। तो ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता रहता है आपका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्रवाल जो है क्या है। यह प्रवाल जो है पूछा गया है कि क्या है। तो प्रवाल जो है एक समुद्री जीव है।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 83 नंबर जो प्रश्न है, कह रहे कि रेंगने और विसर्पण करने वाले कोसुरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं? तो उस प्रकार को कहते हैं आपको रेप्टिलिया वर्ग कहते हैं। जो रेंग कर चलते हैं और घिस कर चलते हैं तो उन सभी को कहते हैं आपको रेप्टिलिया वर्ग। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि मात्रा m के एक पिंड के लिए निम्न में कौन सा आरेख स्थितिज ऊर्जा E के ऊंचाई h के साथ जो है विचरण को शुद्धता दर्शाता है? तो यहाँ से आप लोग पहले ग्राफ देख लीजिए, इसमें आपको कौन सा जो है ग्राफ शुद्धता दर्शाता है। तो देखिए इसमें जो आपका पहला ही जो आप ग्राफ है ये शुद्धता दर्शाता है, तो राइट आंसर ए कर लीजिएगा, फेंक लीजिए। और यहाँ से आपका जो 3 है इसमें गलत है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि विशालतम अकोसुरुकु है। यहाँ पर विशालतम अकोसुरुकु है कौन सा है? तो देखिए जो आपका मोलस्का जो मृदु कवची है ये आपका विशालतम अकोसुरुकी है। अगला प्रश्न है कि कीट एक प्राणी है जिसमें होता है, तो कीट एक प्राणी है जिसमें आपको 3 जोड़ी टांगे होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 87 नंबर जो प्रश्न है कि कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? तो कान का जो पर्दा होता है आपका सांप में नहीं होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवी दूध से दही के निर्माण में सहायक होता है? तो दूध से दही के निर्माण में जो सहायक होता है वह है आपका लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें, यहाँ पर कंप्यूटर का प्रश्न है, तो देखिए जो डेजीविल प्रिंटर होता है ये आपको ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। चलिए अगला जो 90 नंबर प्रश्न है हम लोग का, ये अंतिम प्रश्न है जीके जीएस का। तो कह रहा है कि एक उत्तल लेंस के फोकस की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और इसके सामने कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए ताकि उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 60 सेंटीमीटर पर बने? तो वह आपको रखना पड़ेगा 60 सेंटीमीटर के दूरी पर, ठीक। चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग 90 तक कंप्लीट कर लिए और यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न है, तो मैथ आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा और पीडीएफ के साथ साथ मैं इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। तो अभी आप इसका आंसर टिक कर लीजिएगा। 91 का जो राइट आंसर आपको 36 होगा और 91 के बाद यहाँ से हम लोग का 92 है, तो 92 का जो राइट आंसर होगा आपको 12,000 होगा। फिर यहाँ से हम लोग का 93 है, तो 93 का जो राइट आंसर होगा आपका 3.6% लाभ होगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 94 नंबर है, तो 94 का राइट आंसर क्या होगा? 94 का राइट आंसर आपका 2 कोसेक थीटा होगा। चलिए अगला जो 95 नंबर प्रश्न है, एक बार प्रश्न को आप लोग देख लीजिए और बनाने की कोशिश करिएगा, इसको सॉल्व हो जाए तो बेहतर है। इसका जो राइट आंसर होगा 95 का 8 होगा, ठीक। 8 ये आपको ये प्रतिशत में होगा, ठीक। 8% होगा, प्रतिशत में लाभ पूछा गया है। चलिए 96 नंबर जो हम लोग का राइट आंसर होगा 96 का, तो यहाँ से ऑप्शन जो होगा वह 37.3/7 वर्ष होगा। और फिर यहाँ से हम लोग का जो 97 है, एक बार प्रश्न को आप लोग देख लीजिए और 97 का जो यहाँ से हम लोग का राइट आंसर होगा तो 84.8/13 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम लोग का 98 नंबर है, तो 98 का जो राइट आंसर होगा वह आपका 16 वर्ष होगा, ठीक। चलिए यहाँ से हम लोग का 99 नंबर जो प्रश्न है, तो 99 का जो यहाँ से हम लोग का राइट आंसर होगा वह आपको 18.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और ये 100 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, तो 100 नंबर का राइट आंसर आपको 21% होगा, ठीक। तो इसमें हम लोगों ने 100 प्रश्नों तक कंप्लीट कर लिया। और यदि किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो मैथ का, तो देखिए यहाँ से जब आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा तो यहाँ पर आपको पीछे यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन है, तो आप लोग इसका सॉल्यूशन आप लोग देखकर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट था वो 8 था और जो सेट 9 है आपको जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।